हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ के मेले में एक शख्स घूमने गया होता है। वहां पे उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। एक आन में वो अपना दिल उस लड़की को दे बैठता है। नजर उसके चेहरे से हट नहीं पाती। 12 दिन की इस मेले में ये शख्स लगातार उस लड़की को देखने मेले में पहुंच जाता है। ये मामला बराबर 10 दिन तक चलता रहता है, पर 11वें दिन का इंतजार खत्म नहीं होता। 11वें दिन लड़की मेले में नहीं आती। वजह किसी को मालूम नहीं। वो शख्स बेचैन हो जाता है। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसके गांव तक पहुंच जाता है। उस लड़की से इस शख्स की मुलाकात नहीं हो पाती, पर उस लड़की के मरने की खबर जरूर मिलती है। ये शख्स बेचैन और उदासी के आलम में इश्तिहार की सूरत में एक गीत लिखता है, गाता फिरता है। इस लड़की का नाम मैना होता है और ये शख्स है हमारी आज की कहानी के किरदार। पंजाब की सरजमीन के मायानाज शायर शिव कुमार बटालवी। जो गीत इश्तिहार के तौर पे शिव कुमार बटालवी ने मैना के लिए लिखा, वो यकीनन आपने बार बार सुना होगा। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। दुख, दर्द, ला हासिल इश्क। अगर शिव कुमार की कहानी का मौजू बांधा जाए तो ये 3 अनासिर उन्वान में जरूर शामिल होंगे। इसके साथ साथ शामिल होगा एक और पहलू जिसने उनको बदनाम शायर भी बनाया। आखिर क्या सच था शिव कुमार बटालवी की जिंदगी में? कीट्स ऑफ पंजाब के लकब से नवाजे गए शायर के हिस्से इतना गम, इतना गुस्सा और नफरत क्यों कराई? ये एक दिलचस्प किस्सा है। किस्से कहानियों के इस सफर की आज की मंजिल है पंजाब, और आपके रूबरू है जनाब शिव कुमार बटालवी लेकर अपनी कहानी, जिसे वो दोहराएंगे अपनी ही जबानी। मेरी ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हर मोड़ पर दर्द और बेचैनी है। और देखा जाए तो ये दर्द और बेचैनी मेरे सबसे करीबी साथी हैं जिन्होंने ताउम्र मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं पंजाब में एक छोटी सी जगह बटाला से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म 23 जुलाई 1936 को हुआ था। मेरे लड़कपन के साल हिंदुस्तान की आज़ादी के आसपास गुजरे। पार्टीशन के बाद हमारी फैमिली गुरदासपुर के बड़ा पिंड से बटाला आ गई। बहुत खूबसूरत जगह है मेरा पिंड। लहलहाते खेत, जरखैज़ ज़मीन और खुश आइंद हवाएं। मेरे फादर पंडित कृष्ण गोपाल पेशे से एक पटवारी थे। वो हमारी दुनिया में एक रीत है ना कि माँ बाप अपने बच्चों को अक्सर अपने ही तरह के ढांचे में ढालना चाहते हैं। बस वही ख्वाहिश उनको भी थी। वो मुझे पटवारी बनता देखना चाहते थे। यार फाइल चुप ले आना। मैं एक ज़माने तक पटवारी रहा भी, लेकिन मेरे सपने शायद इस छोटे से इलाके के अंदर सीमित नहीं रहना चाहते थे। बचपन से ही मेरी दुनिया किताबों में बसती थी और उन्हीं किताबों में मैंने अपनी ज़िंदगी का असल मतलब ढूंढना शुरू किया। शिव कुमार का बचपन ज्यादातर खुशगवार और बेपरवाह था। आदतन शिव गांव में और आसपास के इलाकों में अकेले घूमने के शौकीन थे, या ये कहा जाए कि तबीयतन एक जगह टिकने के कायल नहीं थे। उनकी जिंदगी में शायद बचपन ही एक ऐसा दौर था जो कुछ हद तक खुशनुमा गुजरा। आगे के आने वाले पड़ाव ऐसे थे जो शिव कुमार की जिंदगी को एक कठोर मंजिल की तरफ लाते गए। हमारे पिंड में ना एक मंदिर था। लोग अक्सर मुझे वहाँ बैठे देखा करते थे।
मेरे घर वाले अमूमन मुझे ढूंढते ढूंढते पूरे पिंड के चक्कर लगाते थे और मैं आदतन या तो मंदिर के पास बैठा मिल जाता था या किसी पेड़ की छांव में लेटा हुआ अपने ख्यालात की दुनिया में गुम। पिंड के लोग तो ये भी कहा करते थे कि पटवारी का बेटा तो शदाई है, एक मलंग है। वो बचपन के दिन काफ़ी हद तक बेफिक्री में गुजरे। जिंदगी के वो लम्हात पुरसुकून थे। पर शायद ये ज्यादा दिन के लिए नहीं थे। शिव कुमार की उम्र महज 11 साल की थी कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे नाजुक लम्हा वक्त की धार से गुजरा। 1947 का बंटवारा, और इस बंटवारे का मरकज बना पंजाब। तारीख की किताबों में इस सानिया में हुई खून रेज़ी का खाका अभी भी ताजा है। उस वक्त का तनाव यकीनन संगीन रहा होगा। मेरी आंखों ने शायद उससे बदतरीन मंजर जिंदगी भर नहीं देखा। तकसीमकारी का वो मंजर, वो वहशत, वो खौफ, वो बयां कर पाना मुश्किल है। मेरी उम्र महज 11 साल थी। मैं और मेरा भाई गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा पिंड लोतियाँ आए हुए थे और हुक्मनामा जारी हुआ कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जब आप किसी चीज़ को काटते हैं ना, तो यकीनन वो मंजर दिल खराश होता है। ठीक उसी तरह हमारा घर, हमारा पंजाब काटा जा रहा था। वंड के बाद, यानी पार्टीशन के बाद, मैं और मेरी फैमिली बटाले आ गए। मेरे बचपन की यादें, वो ज़िंदगी का मुख्तसर सा हिस्सा जो खुशियों भरा था, हमेशा हमेशा के लिए मेरे सीने में दफन हो गया। इस इब्तिदाई दौर के असरात शिव की शायरी में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। चाहे वो बचपन में गुजरे हुए गांव के दिन हों या इलाके के मनाजिर और रिवायती गांव की जिंदगी जहां वो पले बढ़े, या पार्टीशन के वाकयात, ये सारी दफन हुई यादें, उनका दुख और वो दर्द अब लफ्जों के जरिए उतर आया। शुरुआती दौर में उन्होंने इस दुख को खासा जाहिर नहीं किया, पर अंदर की तकलीफ ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। मैनू ते याद है अज भी ते तैनू याद होवेगा जदों दोहां ने अपनी मां दा कत्ल कीता सी। उस दा लहू गिद्दां घावां कुत्तियां ने पीता सी ते अपना नां असी सारे ही पिंड च पंड लीता सी। वो तकसीमकारी, वो पंजाब का बंटवारा मेरे लिए मेरी माँ का बंटवारा था। पंजाब मेरे लिए मेरी माँ की गोद है। मेरे कलम से, या यूं कहूँ कि मेरी रूह की ये चीख थी जो मेरे कलम से निकलकर ज़माने के सामने जाहिर हो रही थी। मेरी दुध दी उम्र माँ दे कत्ल संग कत्ल हो गई ते ठंडे दुध दी ओ लाश तेरे घर ही सौ गई सी। मैनू ते याद है अज भी। पार्टीशन के बाद से तो मानो दुख और दर्द मेरे अज़ल के साथी बन गए। फिर ताउम्र उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। शिव कुमार की जिंदगी का एक और पहलू था जो लोगों की तनकीद का मरकज बना रहा। अपनी एकेडमिक लाइफ में शिव कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। अपनी तालीम से हमेशा फरार रहना, जिम्मेदारियों से भागते रहना, शिव और उनके वालिद के बीच की एक कठोर दीवार बनती रही जिसे वो कभी लांघ नहीं पाए। तबीयत में फरार रहने की आदत से लोग इनको गैर जिम्मेदार और नाकाम समझते रहे। शिव कुमार पर यह तनकीद थी कि वो बेमकसद की जिंदगी कबूल कर चुके थे। दुनिया ने तो मुझे बर्खास्त कर दिया था। मैं उनकी नज़र में फेलियर था क्योंकि मैं तयशुदा उसूलों की कदर नहीं करता था।
अगर आप एक अलग नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं ना, तो आपके हिस्से लोगों की तनकीद और नफ़रत ही मिलेगी। असल बात ये है कि मेरी रूह की बेचैनी ने ना तो मुझे किसी स्कूल में रहने दिया और ना ही दुनिया की रीत के मुताबिक किसी रोज़गार, किसी जॉब में। बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूल को 10th तक झेला था। फिर बाकी का सफ़र किसी भी डिग्री के लिए मुकम्मल ही नहीं कर पाया। अब लोग इसे मेरी नाकामी तस्वुर करते हैं। ठीक है, वो अपने नज़रिए रखें और मैं अपने नज़रिए से खुश हूँ। या ये भी कहा जा सकता है कि अपने नजरिए की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहना बेहद आसान है। बार बार मुख्तलिफ कॉलेज से ड्रॉप आउट होने की वजह से घर में भी लोग शिव से बेजार रहे। वालिद ने मजबूर होकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की नौकरी करने पर जोर दिया और वहां के कलीग्स के मुताबिक शिव अपने काम में कभी सिंसेयर नहीं रहे। होता रहेगा यार काम। पटवारी की नौकरी ना तो मेरे समझ में आती थी और ना ही ये मेरी मर्जी का काम था। आखिर मैं वो काम क्यों करता जिसको करने में मुझे कोई रुचि ही नहीं थी, कोई मज़ा ही नहीं आता था। मुझसे वो काम मजबूरी में करवाया जा रहा था। फिर मैंने तंग आकर 1961 में कुछ सालों बाद ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। एक और नाकामी और एक और फरार की सूरत। शिव कुमार पूरी जिंदगी जमाने से या खुद से भागते रहे। इल्जाम उन पर यह भी लगा कि शिव में अपने आप से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। जिंदगी में हम सब लोग ना एक स्लो डेथ वाली जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ का सामना करना मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। लोग सिर्फ ज़ाहिरी सूरत पे गौर करते हैं, अंदर का हाल तो रब ही जाने। मेरे अंदर जज्बात का एक तूफ़ान था जो अब संभल नहीं पा रहा था। लोगों के तानों और अपनों की बेरुखी के बीच में मेरे कलम में रवानी आई। मैंने कविताएं लिखनी शुरू करी। हाँ, वो इसलिए नहीं कि अपने आप को साबित कर सकूं, बस इसलिए थी कि अब अंदर के सैलाब को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। एक दरबदरी का अरसा गुजरने के बाद जिंदगी ने एक और करवट ली। आने वाला वक्त शिव कुमार का अरूज देखता है। बेतहाशा तनकीद और बेजारी के बाद शिव को शोहरत मिलनी शुरू हुई। शिव एक पैदाइशी शायर थे और उस चीज का इजहार उनके लिखे हुए अशआर में होने लगा। वो एक के बाद एक शाहकार लिखते गए और लोगों की जबान पर छाए रहे। इस बीच वो एक और चीज की वजह से अपने दोस्तों और हम असर लोगों के बीच में जाने गए और वो थी उनकी गायकी। अच्छा, मुझे ना एक कहानी याद आई। मैं एक दफ़ा ना ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ज़िंदगी माली मुश्किलात से भरी थी तो ट्रेन टिकट के पैसे तो थे नहीं, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि टिकट इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे टिकट के बगैर सफ़र करने की इजाज़त तो दे दी, मगर एक शर्त पर। आपको कुछ खाना पड़ेगा। शिव कुमार को ट्रेन के मुसाफिरों के लिए अपनी नज्म सुनाई। अच्छा, शिव ने ये शर्त मान ली और जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो खड़े हो गए और अपनी नज्म सुनाने लगे। पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े। उनकी ताकतवर आवाज और उनके लफ्जों की खूबसूरती ने हर किसी को अपने जादू में ले लिया। जब उन्होंने अपनी नज्म खत्म की तो पूरे कंपार्टमेंट में खामोशी थी और कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी थे। मैं जब गाता था तो मेरे सीने में सालों की दबी हुई आरज़ू को आवाज़ मिलती थी। ये मेरी बेचैनी की दवा थी। मुझे फिर धीरे धीरे अदबी हलकों में भी जाना जाने लगा। मेरे दोस्त जसवंत सिंह राही, करतार सिंह बलगण और बरकत राम युमन ने मेरी काफ़ी कदर की और मुझे अपनी शागिर्दी में रख लिया।
1966 में शिव कुमार ने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश की और स्टेट बैंक बटाला में क्लर्क की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1967 में उनकी शादी अरुणा से होती है। अरुणा से उनके 2 बच्चे मेहरबान और पूजा होते हैं। 1967 में उनके काम के लिए उनको साहित्य अकेडमी से सराहना मिली। आज तक वो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाले सबसे यंगेस्ट राइटर रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम संग मील साबित हुआ। 1965 में उनका लिखा हुआ शाहकार लूणा अदबी दुनिया में खासा मशहूर हुआ। मैंने 1965 में लूणा का किरदार अपने लफ्ज़ों में दुनिया के सामने रखा। ये एक तरह से मेरा ट्रिब्यूट था लूणा के लिए, जो हमेशा हमारे पंजाबी कल्चर में एक विलन के तौर पर जानी जाती थी। लूणा में मैंने उन सारे रस्मों और रिवायतों पे सवाल उठाए जो लिखे गए अफसानों में पेट्रियार्की और शोषण को जन्म देती हैं। अदबी हलकों में तो इसकी सराहना हुई, पर इस काम की वजह से मैंने कई दुश्मन भी कमा लिए। शिव कुमार बटालवी की लूना एक रिवायती कहानी की एक बेबाक तजदीद है। लूना को उसकी आवाज और उसकी कहानी देकर उसका नजरिया सामने रखता है। एक ऐसा किरदार जो सोसाइटी की औरतों के साथ सलूक और उनके राइट्स छीने जाने पर सवाल उठाता है। लूना के लिए ही शिव कुमार पर काफी तनकीद भी हुई। कुछ लोगों के लिए ना मैं समाज में बेहयाई फैलाने वाला, बगावत करने वाला बागी शायर था। ज़माने के ज़ख्म मेरे लिए नए नहीं थे। मैंने इस तनकीद की कोई परवाह नहीं की। कुछ हद तक शायद परवाह नहीं की, पर चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद शिव की जिंदगी का एक कठिन दौर शुरू होता है। उनकी शोहरत और उनके नाम को लेकर क्रिटिसिज्म दोनों बरकरार थे, पर इस मोड़ पर शिव कुमार को यह तनकीद खलती रही। वो अपनी मुखालफत से खासे तंग आ चुके थे। सालों से सीने के अंदर बसा हुआ गम व गुस्सा, वो उदासी अब शायरी का मरकज बनती रही। क्रिटिक्स के लिए तो वो एक सेडिस्ट पोएट की तरह पहचाने जाने लगे। शिव कुमार ने अपने क्रिटिक्स के नाम शायरी का एक मजमुआ शाया किया, जिसका टाइटल था मेरे निंदक। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे इश्क और मोहब्बत के रास्ते सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला। मैं दुनिया से भी लड़ा और शायद खुद से भी जंग छिड़ी हुई थी। उदासी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, एक हमेशा से रहती छाया। इश्क मेरी शायरी का असल सबब था, लेकिन वो इश्क कभी पूरी तरह जिंदा ही नहीं हो सका। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा। उस इश्क का अधूरापन मेरी हर नज़्म में दिखाई देता है। हर मिसरे में मेरी रूह का एक टुकड़ा है जो कभी खुश नहीं हो सका। शिव की शायरी और मैनरिज्म ने लोगों के बीच कई नाम हासिल किए। पंजाब में लोग शिव को बिरहादा सुल्तान और पंजाब के मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानने लगे। हालांकि शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता गया, पर रूह की बेचैनी का सामना करने के लिए शिव ने शराब का सहारा लिया। माली हालात तंग होते रहे और शराब की लत गहरी होती गई। इश्क की नाकामियां और इब्तिदाई जिंदगी के दुख दर्द ने शिव को एक ऐसे मुअम्मे में डाल दिया जिससे वो फिर कभी नहीं निकल पाए। ये एक अजीब मामला है। मैं जिंदगी भर अपने अंदर के दुख से लड़ता रहा, पर कभी उस पर फतेह नहीं पाई। और
मेरी शायरी की बुनियाद ही वही दर्द बना। मेरे अल्फाज में रंग उसी बेचैनी का है। ज़माने के दिए हुए नाम और लक़ब नए नहीं थे। जब खुद के नज़रिए से जीना चाहा तो लोगों ने मुझे नाकाम शख्स का खिताब दिया, और जब खुद के जज्बात का इजहार किया तो बिरहां दा सुल्तान बना दिया। मिर्ज़ा गालिब बुलाने लगे। शिव की जिंदगी के साथ एक और नाम जुड़ा। अगर लोगों की माने तो ये नाम भी उनकी एक नामुकम्मल इश्क की कहानी थी। वो नाम था पंजाब की मशहूर और मायानाज राइटर और पोएट अमृता प्रीतम का। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखय्युल दी छिड़ांग बन के तेरे कैनवस। कहा जाता है कि वो शिव के इश्क का असली सबब बनी, पर यह इश्क की दास्तान सिर्फ ख्यालों तक सिमट गई। इसका इजहार कभी हो ही नहीं पाया। उसके बाद जिंदगी में एक और नाम आया, मैना, लेकिन बदकिस्मती से ये प्यार भी अधूरा ही रह गया। मेरी शायरी में तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी का असल एहसास है। मेरे प्यार की अधूरी दास्तान ही मेरे लफ्ज़ों की असल ताकत है। प्यार मिल ना सका, पर उस प्यार की बदौलत मेरे अल्फाज माला माल हो गए। जहां पर चाहने वाले शिव के मद्दाह कतार से थे, तो वहीं उन पर तंज कसने वाले लोग और उससे नफरत करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। शिव की अपने हाथों से लिखी हुई पर्सनल डायरी और उसमें दर्ज काम जला दिया गया। ये आज तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो पाया कि इस चीज में कौन लोग शामिल थे। बड़े ही पुरअसरार तरीके से ऑल इंडिया रेडियो में शिव की आवाज में गाए हुए गीत पूरी तरह से मिटा दिए। इतने सारे गीत, इतनी नज़में लिखने और गाने के बाद उनकी आवाज में बीबीसी का एक वाहिद इंटरव्यू आर्काइव्स में मौजूद है। मई 1972 में शिव इंग्लैंड का दौरा करते हैं। शोहरत आसमान से बातें कर रही थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ट्रिप में इंटरव्यूज और गैदरिंग में काफी आना जाना लगा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये वो दौर था जब शिव सेहत के मामले में काफी हद तक कमजोर हो चुके थे। उनका इंग्लैंड का यह ट्रिप जिंदगी का आखिरी ट्रिप साबित हुआ। लोगों का बहुत प्यार मिला। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मैं उन दिनों ठीक तरह से आराम नहीं कर पाया। मेरी सेहत काफ़ी हद तक बिगड़ गई। लंदन की रिहाइश के वक्त उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक वाकया है। शिव कुमार के दोस्त कुलदीप, जिनके घर शिव कुमार कुछ अरसे के लिए लंदन में रहे, कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने जोर दिया कि शिव को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाया जाए। उन्होंने शिव से कहा कि अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वो मर जाएगा। इसके जवाब में शिव कहते हैं, मुझे वो बात बताओ जो मैं पहले से नहीं जानता। सितंबर 1972 में खराब सेहत के रहते शिव इंग्लैंड दौरे से वापस हिंदुस्तान आए। एपिलेप्सी और लिवर की हालात संगीन हो चुकी थी, यहां तक कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इन सब हालात के बीच शिव की माली हालत भी काफी खराब थी। मेरे दोस्त भी मुंह फेर कर दूर होते गए और मेरे क्रिटिक्स हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए थे। इस नाजुक वक्त में मेरी वाइफ अरुणा ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसों का इंतज़ाम करके मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। पहले चंडीगढ़ के अस्पताल में रहना पड़ा और फिर अमृतसर शिफ्ट कर दिया गया। मैं जानता था कि ये मेरा आखिरी वक्त है और मेरे पास कुछ दिन ही बचे थे इस कठोर दुनिया को सहने के लिए। एक तरह से अच्छा ही था, मेरा दर्द ख़त्म होने को था। हॉस्पिटल से तंग आकर मैं वहाँ से निकल आया।
मैं चाहता था कि अपने आखिरी लम्हे मैं अपने घर में ही गुजारूं। शिव की सेहत तेज रफ्तार से गिर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश की। एक शाम अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले शिव अपने करीबी दोस्तों के साथ बैठे थे, जिसमें कुछ शायर और उनके कुछ चाहने वाले भी शामिल थे। अपनी गिरती सेहत के बावजूद शिव ने इस बैठक में शराब पीने पर जोर दिया और कहा, ये आखिरी पहर है दोस्त, इसे यादगार बना दो। उस रात शिव ने अपनी कुछ गहरी नज़में सुनाई, जैसे उनको मालूम था कि ये उनकी आखिरी बैठक है। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। उस रात का माहौल बहुत भारी था। साडा हंज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा। ये बैठक शिव की जिंदगी की आखिरी बैठक साबित हुई। 6 मई 1973 की सुबह को शिव इस दुनिया से रुखसत हो गए। शिव के इंतकाल के बाद उनकी किताबों से कुछ ऐसे खत निकले जो उन्होंने अपने गांव की किसी लड़की की मोहब्बत में लिखे थे और कभी भेज नहीं पाए। उनके पर्सनल सामान में एक अधूरी नज्म भी मिली जो शिव अपने आखिरी दिनों में लिख रहे थे। अपनी वफात के बाद शिव ने वो सारे खत, बेशुमार गज़लें और एक अधूरी नज्म अपनी विरासत में पीछे छोड़ दी। महज 37 साल की उम्र में शिव कुमार बटालवी के हिस्से शोहरत भी आई और इल्जामात भी। लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और कई सारे लोगों की नफरत भी नसीब में लिखी थी। अब शिव कुमार बटालवी तारीख की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, ये रहते वक्त की तारीख ही फैसला करेगी। किस्से कहानियां सीजन 3 एक ड्रामेटाइज पॉडकास्ट है और इसका यह एपिसोड आप द क्विंट पर सुन रहे थे। इस एपिसोड में शिव कुमार का किरदार निभाया है जसप्रीत सिंह ने। एपिसोड के सपोर्टिंग कास्ट में ईश्वर गोले और रुकैया शकील है। एपिसोड को प्रोड्यूस, एडिट और स्क्रिप्ट किया है मैंने यानी अलिफ ने। इस एपिसोड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ऋतु कपूर और शैली वालिया है। अगर आपको शिव कुमार का यह किस्सा पसंद आया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा और आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में करें। किस्से कहानियों का यह सफर जारी रहेगा और आपसे मुलाकात होगी अगले मोड पर, लेकर एक नई कहानी, एक नया किरदार। तब तक के लिए विदा।